हाँ जी। तो बच्चों, हमने कल वाला जो लेक्चर पढ़ा था उसमें पीएन जंक्शन का बिहेवियर पीएन डायोड वाल्व की तरह समझा था। पीएन डायोड वाल्व का मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में स्विच ऑन सर्किट की तरह काम करेगा और रिवर्स बायस में स्विच ऑफ सर्किट की तरह काम करेगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि अगर P को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं और N को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो स्विच ऑन होगा सर्किट का, सर्किट चलेगा। उसी तरीके से रिवर्स बायस का क्या मतलब होता है, अगर हम P को नेगेटिव से जोड़ दें और N को पॉजिटिव से जोड़ दें तो स्विच ऑफ सर्किट की तरह काम करेगा। फिर स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ का मतलब करंट नहीं बहेगा नॉर्मल वोल्टेज के लिए। एबनॉर्मल वोल्टेज पर ये यूज में लेते ही नहीं है हम लोग। तो हम लोग जो है नॉर्मल वोल्टेज के लिए यूज में लेते हैं। और जो नॉर्मल वोल्टेज होता है उसकी एक खास बात होती है कि जो हमारा ये होता है पीएन जंक्शन नॉर्मल वोल्टेज में फॉरवर्ड बायस में स्विच ऑन की तरह काम करता है। अब हम कल बात कर चुके थे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो मैं उसकी एक टेबल बनाऊंगा, टेबल में बहुत सारी चीज़ें लिखूंगा, आपको वो सारी चीज़ें वन बाय वन समझ लेनी है, राइट। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की टेबल बना रहा हूँ। और आज शायद हम ये टेबल ही कंप्लीट कर पाएंगे, ज़्यादा कर पाएँ तो अच्छी बात है, देख लेंगे हम। देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड इज इन यूज, है ना। तो यूज्ड वन डायोड, वन डायोड का यूज होता है। डायोड कैसा होता है, डायोड ऐसा होता है, इसका यूज होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, है ना। हाँ जी। फुल वेव रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर में टू डायोड्स यूज होते हैं ना, यूज टू डायोड्स, टू डायोड्स, दो डायोड्स का यूज होता है ना, करेक्ट। अब आप देखिए, अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो आपको मैं बता दूं सिंगल डायोड यूज में होता है, डबल डायोड यूज में होता है। कल हमने सर्किट बना दिया था हाफ वेव रेक्टिफायर का और फुल वेव रेक्टिफायर का, दोनों का बना दिया था, समझा भी दिया था। आज हम बस इसके क्रक्स लिखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में होता क्या क्या है, राइट। तो देखो, सबसे पहली बात तो फुल हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट सिग्नल ये होता है। आप इनपुट सिग्नल देखें, ये इनपुट सिग्नल होता है। ये जो इनपुट सिग्नल होता है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होती है ना। ये फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, क्योंकि ये एसी सर्किट है एक्चुअल में, है ना, एसी सिग्नल है। तो एसी सिग्नल है ये, और एसी सिग्नल को हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ये आती है, राइट। अब देखिए, आउटपुट सिग्नल क्या होता है यहाँ पे, आउटपुट सिग्नल हाफ वेव रेक्टिफायर है तो प्लस प्लस प्लस, सारे प्लस प्लस बाहर आ जाते हैं और माइनस माइनस अटक जाते हैं, है ना। इसे कहते हैं आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। अब आप देखिए, आउटपुट सिग्नल है ना, तो हर एक साइकिल के लिए यहां पर एक पॉजिटिव जो है ना हीप क्रिएट होता है। तो हर एक साइकिल के लिए पॉजिटिव हीप क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव पहाड़ क्रिएट होता है ना। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा हूं इसको कि रिपल फ्रीक्वेंसी है, रिपल फ्रीक्वेंसी, इसको रिपल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो बन रहा है ना, ये इसको रिपल कहते हैं, रिपल रिपल रिपल। तो रिपल फ्रीक्वेंसी न्यू के बराबर होती है, यानी जो आपकी आउटपुट इनपुट फ्रीक्वेंसी है वही रिपल फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी, वही रिपल फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी, है ना। हाँ, तो हम रिपल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं IRMS, RMS, IRMS यहां होगा I0/2, है ना। ध्यान दीजिए, मैं केवल हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूंगा, है ना। हाँ, मतलब, और मैं एसी वाली बात नहीं करूंगा अभी यहाँ पे, है ना। IRMS जो होता है वो I0/2 होता है,
आई नॉट अपॉन 2 होता है। आई एवरेज जो होता है, आई एवरेज ये होता है आई नॉट अपॉन पाई, आई नॉट अपॉन पाई। ध्यान दीजिए, आई आर एम एस होता है आई नॉट अपॉन 2 और आई एवरेज होता है आई नॉट अपॉन पाई। अच्छा, जब ये अपन निकाल देते हैं ना तो एक चीज़ निकालते हैं अपन, उसको कहते हैं फॉर्म फैक्टर। देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आई आर एम एस ये है, आई एवरेज ये है, फॉर्म फैक्टर आपका, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। और ये कैपिटल एफ क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये कैपिटल एफ होता है आई एवरेज अपॉन आई आर एम एस, है ना, नहीं सॉरी, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, ये फॉर्म फैक्टर होता है, राइट। तो फॉर्म फैक्टर आपका हो गया एफ, एफ बराबर फॉर्म फैक्टर, और ये आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज होगा। तो आप सोच लीजिए क्या होगा, ये पाई अपॉन 2 होगा, पाई अपॉन 2 होगा। चलिए, ये तो आपका पाई अपॉन 2 हो गया। अब अपन बात करते हैं इफेक्टिव एसी वैल्यू की, है ना, कि इफेक्टिव एसी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इफेक्टिव एसी वैल्यू, इफेक्टिव एसी वैल्यू, बेटा इफेक्टिव एसी वैल्यू जो होती है ये एक्चुअल में होता है अंडर रूट आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई एवरेज स्क्वायर, ये इफेक्टिव एसी वैल्यू होती है, आई एवरेज स्क्वायर, है ना, आई आर एम एस और माइनस आई एवरेज स्क्वायर। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे ना, इस इफेक्टिव एसी वैल्यू को हम कहते हैं आई ए सी, आई ए सी, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आई ए सी की बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आई ए सी की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहेंगे हम, आई आर एम एस स्क्वायर, आई आर एम एस स्क्वायर यानी आई नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस आई एवरेज स्क्वायर यानी आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब आई ए सी आपके पास में आ गया। आई ए सी क्या आ गया आपके पास, आई नॉट आप बाहर निकाल दीजिए, आई नॉट आप बाहर निकाल दीजिए और अंदर रख दीजिए 1/4 माइनस 1/पाई स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज आई एवरेज, दैट इज आई ए सी, ए सी मतलब ये ए सी इफेक्टिव ए सी का वैल्यू है। अब इन सब बातों का मतलब क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ इन सब बातों का मतलब क्या है। एक्चुअल में क्या है, ये कंप्लीट साइकिल था, इसमें से आधा साइकिल निकला, इसलिए आर एम एस जो है आई नॉट अपॉन रूट 2 होता था ना पहले, आर एम एस कंप्लीट उसके लिए ये आई नॉट अपॉन 2 हो गया, है ना। यस, एक मिनट, हाँ आई नॉट अपॉन 2 हो गया, करेक्ट। और आई एवरेज आपका आई नॉट अपॉन पाई हो गया। इसको फॉर्म फैक्टर को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर तो होता है आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। तो आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज आपके पास में ये आ गया पाई बाई 2। इफेक्टिव ए सी वैल्यू जो है वो आर एम एस माइनस एवरेज का निकाला जाता है, आई ए सी, ये आपके पास में ए सी आ गया, राइट। ये इफेक्टिव ए सी वैल्यू होती है। अब हम रिपल फैक्टर निकाल देते हैं यहाँ पे। रिपल फैक्टर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं रिपल फैक्टर लिख रहा हूँ, बी वेरी वेरी केयरफुल। वहाँ ऊपर मैंने रिपल फ्रीक्वेंसी लिखी थी, है ना, तो रिपल फ्रीक्वेंसी उसके बराबर ही थी। अब मैं यहाँ रिपल फैक्टर लिख रहा हूँ। रिपल फैक्टर में क्या हो रहा है कि मैं इसको रिपल फैक्टर को आर एफ लिखूँगा, और पता है इसको क्या लिखूँगा, इसको मैं आई ए सी अपॉन वो लिखूँगा आई एवरेज, आई ए सी अपॉन आई एवरेज लिखूँगा, आई ए सी अपॉन आई एवरेज। अच्छा, कभी कभी इसको लोग जो है ना आई ए सी अपॉन आई डी सी भी लिख देते हैं। एक्चुअल में ये डी सी का मतलब एवरेज है, डी सी का मतलब एवरेज है। तो अब देखो आप क्या हो जाएगा जब आप इसको लिखेंगे, तो रिपल फैक्टर आपका क्या आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं हम, रिपल फैक्टर लिख दे रहे हैं, रिपल फैक्टर इक्वल टू, रिपल फैक्टर आ जाएगा आई ए सी अपॉन आई डी सी। तो आई ए सी आपका क्या है, आई ए सी आपका ये है, इसको आप लिख दिया आराम से, और आई डी सी आई एवरेज है। तो मैं देखो रिपल फैक्टर को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई आर एम एस
स्क्वायर अपॉन आई एवरेज स्क्वायर -1, बस खत्म, इतना ही आएगा, ये रिपल फैक्टर आएगा। अच्छा, जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आप IRMS और IAC की वैल्यू लिखेंगे, तो IRMS आपका है I0/2 और आई एवरेज है I/पाई। तो आपका ये पाई ऊपर चला जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा यहाँ पे। तो देखिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं इसको मैं लिख रहा हूँ पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई स्क्वायर अपॉन 4 -1। जब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे ना, पाई स्क्वायर अपॉन 4 -1, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में आ जाएगा 1.21, ये 1.21 आएगा, है ना। हाँ, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर आ गया। देखिए ये हमने जो है ना, इसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर डाली हैं। एक मिनट ज़रा, जो फुल वेव रेक्टिफायर है, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, उसका आपने RMS वैल्यू ये है, एवरेज वैल्यू ये है, फॉर्म फैक्टर आपका ये है, राइट। ये ऊपर वाला हिस्सा मैं मिटाऊंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद में ये हिस्सा हम मिटा देंगे। तो ध्यान दीजिए आप, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है कि आपका सीन ऐसा बनेगा, इनपुट सिग्नल, मैं इनपुट सिग्नल बना रहा हूँ। इनपुट सिग्नल तो बिल्कुल वैसा ही होता है, AC सिग्नल ही होता है ना, तो इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं। इनपुट सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी उतनी होती है न्यू के बराबर, राइट। अब यहाँ हम आउटपुट सिग्नल बनाएंगे। आप जरा आउटपुट सिग्नल को देखना, फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना, सारा निकल करके आ जाता है। तो दिस इज आउटपुट सिग्नल, यहां पर जो आउटपुट सिग्नल जो होता है, इसमें रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? रिपल फ्रीक्वेंसी यहां पर होती है ट्वाइस ऑफ न्यू का मतलब इसके अंदर जो न्यू साइकिल होते हैं ना, 1 साइकिल 2 साइकिल, तो हर साइकिल के लिए वहां पर 2 हीप बनते हैं, 2 ढेरियां बनती हैं, 2 मतलब कि पर्वत बनते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये ट्वाइस ऑफ न्यू हो गया, राइट। चलिए अब ये चीज़ आपकी हो गई, इसके आगे बढ़ते हैं हम। देखना, जरा ध्यान देना, IRMS। अब इसके लिए IRMS की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू होगी आपकी I0/√2, बिल्कुल ये वही होगी जो आपकी वहाँ AC के अंदर होती थी, I0/√2, क्योंकि कंप्लीट साइकिल है, तो I0/√2 IRMS होगा, राइट। I एवरेज कितना होगा? I एवरेज आपका होगा 2I0/पाई, होगा। फॉर्म फैक्टर कैपिटल F होगा, वही IRMS/I एवरेज। आप चेक करेंगे तो फॉर्म फैक्टर आएगा π/2√2, करेक्ट। ये आपका फॉर्म फैक्टर आ गया π/2√2, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, इफेक्टिव AC वैल्यू। फिर से वही बात हो जाएगी, इफेक्टिव AC वैल्यू की डेफिनेशन तो वही होगी, है ना। हाँ, इसको कहते हैं IAC, और इसकी वैल्यू पता है क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है IRMS स्क्वायर -I एवरेज स्क्वायर। अब देखो IAC जो है वो क्या आएगा? IAC आपका आएगा IRMS स्क्वायर -I एवरेज स्क्वायर। तो IRMS आपका है कितना बताओ? I0/2, I0/√2 है, तो ये I0 स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, -4I0 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका IAC आ जाएगा, है ना। आप जरा कैलकुलेशन चेक करिए, मैं I0 को बाहर निकाल देता हूँ, तो I0 बाहर आ जाएगा, और फिर अंडर रूट के अंदर क्या क्या आता है वो देखो। अंडर रूट में आएगा 1/2 -4/पाई स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट पे आएगा। ये आपका इफेक्टिव AC वैल्यू आया है। क्या है ये? इफेक्टिव AC वैल्यू आया है ना। हाँ,
IRMS माइनस इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, वो निकाल दिया, आपकी इफेक्टिव AC वैल्यू आई है। इसको आप IAC कह सकते हो, इसको आप IAC कह सकते हो। अब इफेक्टिव AC वैल्यू के बाद में हम बात करेंगे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर बिल्कुल उसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, रिपल फैक्टर को जैसे उसमें डिफाइन करते हैं। RF रिपल फैक्टर, इसको बोलेंगे IAC, IAC अपॉन I एवरेज, डेट इज IAC अपॉन IDC भी बोल देते हैं इसको। DC का मतलब एक्चुअल में वो होता है, एवरेज वैल्यू होता है, राइट। तो चलिए अब हम जरा रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। आप जरा देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट IRMS स्क्वायर अपॉन I एवरेज स्क्वायर, तो IRMS स्क्वायर अपॉन I एवरेज स्क्वायर -1, वो तो आएगा तो वही है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ RMS अपॉन I एवरेज कितना आ गया जी, RMS अपॉन I एवरेज ये रखा। फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर करो, है ना। हाँ, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 -1, चेक करो, पाई स्क्वायर अपॉन 8 -1, डेट पाई अपॉन 2√2 का स्क्वायर किया है, पाई अपॉन 2√2 का स्क्वायर किया है ना। तो ये आ जाएगा आपका क्या 0.48 आ जाएगा। ये रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हुआ। इधर सारी बातें हाफ वेव रेक्टिफायर की थी। अब मैं ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा साफ करूँगा, क्योंकि मुझे आपको जो है ना इसकी वो बतानी है, एफिशिएंसी बतानी है, एफिशिएंसी बतानी है ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, देखो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर की बात इधर करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर की बात इधर करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर की बात है ना। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। देखिए क्या होता है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। आउटपुट अपॉन इनपुट का मतलब क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी क्या है, मैं बताता हूँ इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी क्या है। आप चाहते क्या हो उस इंस्ट्रूमेंट से, उसका आउटपुट, है ना, और आप किससे चाहते हो उसका इनपुट। जैसे मान लो आप जो है कोई जूस मशीन है, जूस से आप कुछ निकालना चाहते हो, तो जूस मशीन की एफिशिएंसी क्या है, आपने उससे कितना जूस निकाला, जूस निकालने के बाद आपने उसमें कितना इनपुट दिया, दैट इज द एफिशिएंसी, है ना, किसी भी चीज़ की। जैसे मान लो आपको AC को DC में कन्वर्ट करना है, तो रेक्टिफायर का यूज क्या है, टू कन्वर्ट AC इंटू DC। तो इसका मतलब यह है कि आपने कितना आउटपुट पाया और आपने कितना इनपुट किया, दैट इज एफिशिएंसी। हमेशा ही एफिशिएंसी का मतलब ये होता है। जैसे मान लो किसी इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है, तो इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करोगे आप, कितना आपने आउटपुट निकाला और कितना आपने इनपुट डाला, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, है ना। तो देखो ये क्या होता है, इसको मैं बता रहा हूँ 40.6 अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन RL। अब ये परसेंटेज में आया है आपका आंसर। इसमें R क्या है और RL क्या है ये मैं बता देता हूँ। स्मॉल r है रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड यानी PN डायोड। यहाँ पर डायोड का मतलब है PN डायोड, है ना। हाँ, तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इसका मतलब PN डायोड है। स्मॉल r इज रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, RL इज रेजिस्टेंस ऑफ लोड। ये लोड क्या होता है जी, लोड पता है, आप जिसमें इसका यूज करना चाहते हो उसको लोड कहते हैं, उसको लोड कहते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ लोड। ये आपका एफिशिएंसी है। अच्छा, अब देखो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ सकती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपको RL इन्फिनिटी लेना पड़ेगा।
फॉर ईटा मैक्सिमम, ईटा मैक्सिमम के लिए आपको RL क्या लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी मानना पड़ेगा। अब अगर आप RL इन्फिनिटी लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, RL को जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो आपको ईटा कितना आ जाएगा बताओ, 1/इन्फिनिटी रखेंगे ना यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, 40.6% आएगा। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, 40.6% मैक्सिमम एफिशिएंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स लेस देन 50% AC इंटू DC, है ना। हाँ, तो हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स लेस देन 50% AC इंटू DC। देखिए जी, हेंस हाफ वेव hence half wave rectifier converts half wave rectifier converts less than 50% AC इंटू DC। 50% से भी कम को ये कन्वर्ट करता है, 50% से भी कम को ये कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत ही मतलब जो है ना कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करता हूँ मैं। ये आपको जो है ना कैलकुलेशन आपके कोर्स में नहीं है कि ये ईटा आया कैसे, है ना। हाँ, वो कितना है वो एक अलग बात है। तो देखिए, चलिए आगे देखो, फुल वेव रेक्टिफायर में जो ईटा आता है वो एक्चुअल में इसका डबल होता है, 81.2/1 प्लस स्मॉल r अपॉन RL। चीज़ें वो की वही हैं, स्मॉल r वही रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है, RL रेजिस्टेंस ऑफ लोड है ना। आप जब RL इन्फिनिटी रख देंगे तो क्या होगा, RL जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ईटा आपका जो मैक्सिमम आएगा ना वो 81.2% आएगा, 81.2% आएगा, है ना। तो हेंस फुल वेव रेक्टिफायर converts more than full wave rectifier converts more than 50% AC into DC। तो फुल वेव रेक्टिफायर इज बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर इज बेटर, तो फुल वेव रेक्टिफायर थोड़ा सा बेटर होता है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर से, राइट। चलिए अब हम जो है इसमें बात करेंगे फिल्टर सर्किट्स की, है ना। तो मैं फिल्टर सर्किट्स की बात बताता हूँ थोड़ी सी आपको, राइट। हाँ जी, देखिए फिल्टर सर्किट्स, तो फिल्टर सर्किट्स जो होते हैं उनकी क्या ज़रूरत है, क्या होते हैं ये फिल्टर सर्किट्स। देखिए, आउटपुट सिग्नल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर इज हाईली फ्लक्चुएटिंग। तो असली बात यह है आउटपुट सिग्नल फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर इज हाईली फ्लक्चुएटिंग, मतलब इट इज नॉट प्योर डीसी। देखो कैसा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल, ऐसा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल, राइट। दिस इज आउटपुट सिग्नल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल
ऐसा होता है। अच्छा, प्योर डीसी कैसा होता है? प्योर डीसी ऐसा होता है। प्योर डीसी ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो अपना ये सर्किट, ये जो सिग्नल है आउटपुट सिग्नल, दिस इज नॉट प्योर डीसी सिग्नल, है ना। इसे हम कहेंगे कि दिस इज मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। दिस इज मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। तो ये एसी और डीसी का मिक्सचर है, मिक्सचर। अब आप ध्यान दीजिए क्या है। तो टू get approximate DC signal, देखिए फुल्ली तो आप नहीं पा पाएंगे। टू गेट अप्रोक्सीमेट डीसी सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट सिग्नल ऑफ रेक्टिफायर, we use certain circuits, है ना। हाँ, we use certain circuits called filter circuits। ये फिल्टर सर्किट्स एक्चुअल में इसी तरह से सर्किट होते हैं कि जो छान देते हैं चीज़ों को, है ना। हाँ, तो देखिए जो हमारा आउटपुट सिग्नल है उसे हम AC प्लस DC का मिक्सचर मानते हैं। ये भी AC प्लस DC का मिक्सचर है। अब मैं इसमें से फिल्टर करना चाह रहा हूँ। फिल्टर क्या करूँगा? DC को अलग निकालूंगा, AC को अलग निकालूंगा। तो देखिए फिल्टर सर्किट जो है ना, बेसिक फिल्टर सर्किट 3 तरह के होते हैं। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स, 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला फिल्टर सर्किट होता है जिसे हम कहते हैं सी फिल्टर। सी फिल्टर में हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं सर्किट में और उसका फिल्टर मतलब आउटपुट सिग्नल निकालते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर आपका इनपुट है, ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है। अब इनपुट सिग्नल है तो आपने इसकी लाइन में कहीं भी एक कैपेसिटर लगा दिया, आपने यहाँ कैपेसिटर लगा दिया। अब यहाँ पर जो है ना, ये आउटपुट सिग्नल आता है, आउटपुट सिग्नल आता है। ये जो आउटपुट सिग्नल आता है इसमें क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअल में ये कैपेसिटर जो होता है ना, ये एसी सिग्नल को पास करता है और डीसी सिग्नल को रोक देता है। हाँ, कैपेसिटर की ये नेचर होती है। कैपेसिटर जो है एसी सिग्नल को पास करेगा और डीसी सिग्नल को रोक देगा। तो हमारा डीसी सिग्नल जो है वेस्ट हो जाता है और केवल एसी सर्किट निकल करके आता है। तो ये आउटपुट केवल एसी सिग्नल में आएगा, है ना। और आउटपुट जो है अप्रोक्सीमेट एसी ही आएगा आउटपुट, क्योंकि इसमें ये सी फिल्टर है ना, इसमें से डीसी निकल जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इस सी फिल्टर के इस साइड में यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से और इस तरह से। तो यहाँ पर जो है फिर डीसी निकल करके आ जाता है। आप बात को समझिए। जैसे ये सी फिल्टर है, अगर केवल अकेला सी होता तो क्या करता ये केवल डीसी को पूरा का पूरा रोक देता, केवल एसी को पास होने देता, यानी आउटपुट में केवल एसी मिलती। लेकिन अगर हमने ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से जोड़ दिया है तो अब होता क्या है कि यहाँ पर ये एसी को इस साइड में जाने देता है और डीसी इधर से निकल करके वहाँ पहुँच जाती है ना। एक मिनट, इसको यहाँ नहीं जोड़ते है ना। मतलब एसी को एक साइड में रख देता है और डीसी दूसरी साइड से निकल जाती है, हम उसका यूज कर लेते हैं, राइट। इसी तरीके से क्या होता है नंबर 2 पे एल फिल्टर। एल फिल्टर में हम क्या करते हैं, क्या चक्कर है यार। एल फिल्टर में देखिए हम क्या करते हैं, एल फिल्टर में हम क्या करते हैं, लाइन में एक इंडक्टर लगा देते हैं। अब ये इंडक्टर की क्या हैबिट है कि ये एसी को रोक लेता है और डीसी को आउटपुट देता है।
डीसी को आउटपुट देता है। तो ये जो है ना, यहाँ पे अपने को आउटपुट सिग्नल मिल जाता है। आउटपुट सिग्नल कभी भी हमें अच्छा नहीं मिलता, मतलब नॉट ए गुड सिग्नल, है ना। रहता है डीसी बट इट इज नॉट ए गुड सिग्नल, इट इज नॉट ए गुड सिग्नल। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, नंबर 3। नंबर 3 होता है पाई फिल्टर। ध्यान से समझिए इसको, एक्चुअल में कुछ नहीं है। सी फिल्टर हमने क्या किया, लाइन में एक कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, जिस लाइन में कैपेसिटर लगा रहता है उधर से जाता ही नहीं है आपका डीसी सिग्नल, केवल एसी जाता है। तो इस दूसरी साइड से डीसी निकल जाता है, हम उसको वेस्ट कर देते हैं या तो एसी सिग्नल को। यहाँ पर क्या होता है कि निकलता ही डीसी है, एसी निकलता ही नहीं है इसमें से, है ना। तो एल फिल्टर जो है वो किसी काम का नहीं होता है। सबसे ज़्यादा बेस्ट सर्किट और बेस्ट फिल्टर जो हमारी ज़िंदगी में काम आता है वो होता है पाई फिल्टर। तो मैं देखिए पाई फिल्टर बता रहा हूँ आपको। पाई फिल्टर में क्या होता है, वो बेस्ट होता है, उसमें सब कुछ एकदम पूरा अरेंजमेंट है और हमें जो है वो सब कुछ मिलता है पाई फिल्टर के अंदर। वो देखिए कैसे होता है पाई फिल्टर। देखिए पाई फिल्टर इस तरह का होता है, यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल डालते हैं। तो देखो मैं इनपुट सिग्नल यहाँ होता है। इनपुट सिग्नल कैसा होता है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर से आ रहा होता है तो इनपुट सिग्नल ऐसा होता है, इफ कमिंग फ्रॉम द फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। अच्छा, अब यहाँ क्या होता है वो देखिए, एक इंडक्टर लगाते हैं और इंडक्टर के दोनों साइड में यहाँ कैपेसिटर लगा देते हैं। एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, राइट। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट सिग्नल जो आता है ना वो इस तरह का आता है। नॉट एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा डेविएटेड होता है, मतलब फ्लक्चुएशन तो होता ही होता है। 100% तो कभी परफेक्ट बनेगा ही नहीं, है ना। हाँ, तो आप देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ से एसी और डीसी दोनों आ रहे हैं। अब एक ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है ये क्या करता है, एसी को इधर ट्रांसफ़र करता है और डीसी उधर चला जाता है, डीसी उधर चला जाता है, एसी इधर आ जाता है। अब देखिए क्या होता है इसमें क्या निकलता है। इसमें निकलता ये है कि जब एसी क्या होता है, एक्चुअल में एसी पता है क्या होता है, एक टाइम पर एनर्जी बढ़ जाती है और दूसरी टाइम पर एनर्जी कम हो जाती है, उसे एसी कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो एसी सिग्नल होता है, तो जिस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है सर्किट में, जिस समय पीक होता है, उस समय वो एनर्जी को रोक लेता है और स्टोर कर लेता है। फिर जिस समय पीक कम होता है उस समय उसको रिलीज कर देता है। मतलब जब एनर्जी ज़्यादा आती है, जब ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा होता है तो उसे रोक लिया जाता है, और जब कम एनर्जी आ रही होती है उसे छोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से बैलेंस कर दिया जाता है। ये वाला कैपेसिटर क्या करता है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो जब रिलीज होती है तो उसको फर्दर फिल्टर करता है वो, कि यहाँ से भी क्या करता है वो कि जब हायर एनर्जी आती है, जब एकदम से हाई सप्लाई आती है तो वो उसको स्टोर कर लेता है। फिर जब सप्लाई पुअर होती है तो उसको छोड़ देता है स्टोरेज को। तो ये एक तरीके से बैलेंसिंग वाला केस हुआ, और ये जो पाई फिल्टर है ये बेस्ट फिल्टर होता है ना। तो फ्रॉम पाई फिल्टर वी गेट approximately डीसी सिग्नल, है ना। हाँ, ज़्यादा बेटर आपको अगर मान लो प्राप्त करना है तो 2-3 पाई फिल्टर लगा देते हैं हम। जैसे आपके इनपुट आया, इनपुट के बाद में एक पाई फिल्टर लगाया, एक पाई फिल्टर के बाद दूसरा पाई फिल्टर लगा दिया, तीसरा पाई फिल्टर लगा दिया, इस तरह से हम उसको लगा देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें जो है ना आउटपुट बढ़िया मिल जाता है। ये आपका फिल्टर सर्किट हो गया। फिल्टर सर्किट के बाद में अब हम बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। अभी तक जो हमने पढ़ा इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और ट्रांजिस्टर के बाद में फिर हम जो है ना लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो वो सब आपको हम सिखाएंगे, राइट, है ना। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर भी पढ़ेंगे, ऑसिलेशन भी पढ़ेंगे, तो ये सब हम करेंगे, राइट।